आप सभी का मेरे YouTube चैनल इकोनॉमिक्स फॉर यू में स्वागत है। आशा करता हूं आप ठीक प्रकार होंगे। आज हम लागत की अवधारणा के पार्ट 3 के अंतर्गत दो चीज़ों पर विशेष रूप से देखेंगे। सबसे पहला होगा अल्पकालीन लागतों AFC, ABC, AC, MC, इनके आपसी संबंध और उनका स्पष्टीकरण। और दूसरा हम अध्ययन बिंदु में शामिल करेंगे दीर्घकालीन लागतें, जिनमें मुख्य रूप से LAC और LMC तथा उनके आपसी संबंध। आइए सबसे पहले हम बात करेंगे AFC, ABC और AC के संबंध के बारे में। आप पिछले लेसन में इनकी परिभाषाओं को देख चुके हैं। उन्हीं परिभाषाओं के आधार पर हम इनके संबंध को एक सारणी और रेखा चित्र की सहायता से स्पष्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम इनके लिए एक सारणी तैयार करेंगे। सारणी बनाने से पहले एक बात आप ध्यान में रखें, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी कहा था कि आपको सारणी को रटने की आवश्यकता नहीं है। कई बार आपके प्रश्न आते हैं कि सर इसमें मानों को क्या करें, हम मान कैसे रखें। तो आपको मान रखने से पहले उनके नियम याद रखने हैं और नियमों के आधार पर ही आप अपने हिसाब से मान सारणी में रख सकते हैं। आपको इनको किसी भी प्रकार से रटने की आवश्यकता नहीं है। आइए देखिए सारणी को समझते हैं। इसमें सबसे पहला जो कॉलम है वह है उत्पादन की मात्रा Q को दर्शाने वाला, अर्थात फर्म द्वारा कितना उत्पादन किया जा रहा है। दूसरे कॉलम में है उस उत्पादन की कुल स्थिर लागत TFC। जैसा कि मैंने बताया था आपको पहले भी, TFC का मान उत्पादन प्रत्येक स्तर पर स्थिर रहता है। इसलिए यहाँ आपने जो भी मान एक बार मान लिया वही मान आपका लास्ट तक चलेगा। जैसा कि सारणी में आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमने 10 मान से शुरुआत की है, तो 0 से लेकर के 8 उत्पादन इकाई तक इसका मान 10 ही रहेगा। तीसरे कॉलम की बात करते हैं तो उसमें है कुल परिवर्ती लागत TBC। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जब उत्पादन की मात्रा 0 है तो TBC का मान भी 0 होगा। जैसे ही उत्पादन की इकाई अब बढ़नी शुरू होंगी वैसे वैसे TBC का मान बढ़ेगा। लेकिन यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह है कि यह मान घटते हुए दर से बढ़ेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहली इकाई के लिए 8 है, दूसरी के लिए 14 में 8 पहले से शामिल है, अर्थात जो केवल दूसरी इकाई थी उसकी TBC 6 इकाई है। अगली वाली इकाई की यदि बात करें उसके लिए जो TBC है वह केवल 4 है, क्योंकि 14 और 4 18। इसी क्रम में फिर एक बिंदु के बाद आप देख रहे हैं जब उत्पादन की 4 इकाई है वहां तक जो हमारी TBC का मान है 20 है, जो कि घटती दर से बढ़ रहा था। इसके बाद जब हम उत्पादन की 5 इकाई कर देते हैं तो अब जो TBC का मान है वह बढ़ती दर से बढ़ने लग जाता है, अर्थात 20 से बढ़कर के 25 हुआ। अर्थात यहाँ पर जो एक अतिरिक्त इकाई थी उसके लिए TBC का मान कितना आया, 5 इकाई। फिर एक और बढ़ाया हमने, छठी इकाई के लिए देख रहे हैं अब कितना हो गया, TBC का मान 25 से बढ़कर के 32, 7 इकाई हो गया। अगले वाले के लिए देखें, क्योंकि बढ़ती दर चल रही है तो यहाँ और तेजी से मान बढ़ेगा। 32 और 46 के बीच का अंतर कितना हो गया, 14 इकाई। आगे और देख रहे हैं तो यहाँ 24 इकाई का अंतर आ जाता है। तो विशेषकर इस सारणी में आपको TBC के मान लिखते समय बहुत ध्यान रखना है कि प्रारंभ में मान इनके घटती हुई दर से बढ़ेंगे और एक बिंदु के बाद इनके मान बढ़ती हुई दर से बढ़ने लग जाएंगे। अब चौथे कॉलम की बात करें, कुल लागत TC। इसके बारे में आपको मालूम है, इससे पहले सूत्र देखा था हमने, TFC और TBC का योग कर दिया जाए तो जो राशि प्राप्त होती है वह TC के मान को दर्शाती है। इसलिए आपको प्रत्येक TFC और TBC के मान को जोड़ करके जो मान प्राप्त हो रहा है उनको इस कॉलम में हमें रखने से, आप देख रहे हैं 10, 18, 24, 28, ये मान इन दोनों लागतों के योग से प्राप्त किए गए हैं। अब है हमारा 5वां कॉलम जो मुख्य महत्वपूर्ण है, औसत स्थिर लागत AFC। इसमें आपको क्या करना है, उत्पादन की मात्रा का भाग देना है कुल स्थिर लागत TFC में। जैसे कि और 0 के लिए कोई मान नहीं रखना है आपको, इसलिए हमने डैश डैश यहाँ आपको लिखना है। अब आप देख रहे हैं दूसरी जब नंबर पर जा रहे हैं, यहाँ उत्पादन की इकाई 1 है और वहाँ TFC का मान कितना है, 10। तो 10 में 1 का भाग देना है, आपके पास AFC प्राप्त हो जाएगी 10 इकाई। उसके बाद अगले वाले के लिए देखें तो Q का मान 2 और TFC का मान 10, 2 का भाग देंगे 10 में, मान कितना प्राप्त हो गया, 5।
इसी प्रकार से आगे के सारे मान आपको ज्ञात करने हैं। यहाँ विशेष बात देख रहे हैं कि प्रारंभ में 5 से घट करके 3.3, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इसके मानों में कमी जो है वो धीरे धीरे घटती जाती है। 1.67, 1.43, 1.25। ये जब इसको हम वक्र के रूप में दर्शाएंगे तो वहां देखेंगे कि अंत में आकर के जो ये AFC वक्र है वो लगभग x अक्ष के समांतर एक सरल रेखा के रूप में बदल जाएगा। अब अगले कॉलम की बात करते हैं, औसत परिवर्ती लागत ABC। इसे कैसे ज्ञात करेंगे? जिस प्रकार से हमने AFC ज्ञात किया था TFC की सहायता से, वैसे ही ABC को ज्ञात करेंगे हम TVC की सहायता से। अर्थात करना क्या है, आपको TVC के प्रत्येक मान में आपको उत्पादन की इकाई Q का भाग देना है। जैसे कि हम जब उत्पादन की मात्रा 1 इकाई है उस समय TVC का मान है कितना, 8 इकाई। आपको 8 में 1 का भाग देना है तो ABC का मान कितना आ गया, आपका 8 आ गया। अब उत्पादन की मात्रा जब 2 इकाई है उस समय TVC का मान कितना है, 14। तो 2 का हम 14 में भाग देंगे तो ABC का मान कितना प्राप्त हो जाएगा, 7 इकाई। इसी प्रकार से उत्पादन की मात्रा 3 के लिए आप देख रहे हैं जब TVC का मान 18 है, 18 में 3 का भाग देंगे तो ABC का मान कितना प्राप्त हो जाएगा, 6 इकाई। और इसी प्रकार से इस कॉलम के अन्य मानों को हम ज्ञात कर सकते हैं। इन मानों में आप विशेष बात देख रहे हैं, प्रारंभ में ABC के मान कम हो रहे हैं और कहां तक कम हो रहे हैं, उत्पादन की 5 इकाई तक। उसके बाद ये मान बढ़ने प्रारंभ हो जाते हैं। 6 पर जैसे आप देख रहे हैं 5.33, 7 पर 6.57, 8 पर 8.75। इसी प्रकार से यदि हम आगे और टेबल को बनाते हैं तो ये मान आगे बढ़ने प्रारंभ हो जाएंगे। अगले कॉलम की बात करते हैं हम, औसत लागत AC। AC कैसे ज्ञात करेंगे? AC के आपके पास मैंने 2 सूत्र बताए थे। पहला सूत्र तो है आपके पास AFC प्लस ABC, इन दोनों का जोड़ कर दिया जाए। जैसे कि देखिए पहले हम 1 इकाई के लिए जब बात कर रहे हैं AFC का मान कितना है, 10 और ABC का मान कितना है, 8। दोनों को जोड़ दिया हमने तो AC का मान कितना आ गया, 18। अगले वाले मान देख रहे हैं 5 + 7 = 12। तो एक तरीका तो हमारा AC ज्ञात करने का ये है। दूसरा तरीका, जब हमें कुल लागतें दे रखी हैं और उत्पादन की मात्रा दे रखी है तब कैसे ज्ञात करेंगे हम? तो TC जो है कुल लागत, उसमें उत्पादन की मात्रा का भाग दिया जाएगा। जैसे कि जब उत्पादन की मात्रा 1 इकाई है उस समय कुल लागत का मान कितना है, 18। 18 में हमने भाग किसका दे दिया, 1 का भाग दे दिया। तो जो मान प्राप्त हुआ 18 वह हमारा AC को व्यक्त करेगा। अब आगे चलें हम, जैसे 2 है उत्पादन की मात्रा और कुल लागत कितनी है, 24। 24 में 2 का भाग दिया तो कितना आ गया आपके पास, 12। तो ये 12 क्या बतलाएगा, ये AC के मान को बताएगा। इसी प्रकार से इस कॉलम के शेष मानों को भी हम ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप एक बात देख रहे हैं कि AC के मान पहले गिर रहे हैं, 18, 12, 9.3, 7.5, 7 और उसके बाद 7। इसके बाद क्या होता है, मान पुनः बढ़ने प्रारंभ हो जाते हैं। ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अगला जो कॉलम है, सीमांत लागत। सीमांत लागत क्या बताता है, उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई की लागत या उत्पादन की 1 इकाई की वृद्धि करने पर कुल लागत में होने वाला परिवर्तन। तो कुल लागत में होने वाला परिवर्तन कहां से ज्ञात करेंगे हम, TC के मानों से। अर्थात TC के अगले वाले मान में से पिछले वाले मान को आपको घटाना है और कुछ नहीं करना है। कैसे? जैसे आप देख रहे हैं उत्पादन की मात्रा 0, उस समय कुल लागत का मान कितना है, 10। अब 1 अतिरिक्त इकाई की वृद्धि कर दी हमने, उत्पादन की मात्रा हो गई 1 इकाई और कुल लागत बढ़कर कितनी हो गई, 18 इकाई। तो इस 18 में से जब 10 को हम घटा देंगे तो जो हमें राशि प्राप्त होगी 8 इकाई, वो क्या कहलाएगी, उत्पादन की पहली इकाई के लिए सीमांत लागत। अब दूसरी इकाई के लिए यदि हम बात करें तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब कुल लागत का जो इसके लिए 24 मान है और इससे पहली वाली इकाई के लिए कितना था, 18। तो 24 - 18 कितना बच गया, 6 इकाई। इसी प्रकार से सीमांत लागत के शेष मानों को आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ भी आप देख रहे हैं प्रारंभ में सीमांत लागत के मान घट रहे हैं, 8, 6, 4, 2 और इसके बाद फिर ये मान बढ़ने प्रारंभ हो जाते हैं।
इसलिए जब आप सारणी का निर्माण करें तो जो नियम मैंने बताए हैं, इन सारे नियमों को आप ध्यान से लागू करके और सारे मानों को आप आसानी से रख सकते हैं। अब सारणी की जो कुछ बातें हैं वो आप देख रहे हैं, मैंने पहले बता भी दिया है। जैसे टीबीसी का मान है पहले घटती दर से बढ़ेगा और बाद में बढ़ती दर से बढ़ेगा। ये सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपने टीबीसी के मान, टीएफसी के मान अगर आपने सही रख दिए तो चूंकि इनके ही सहायता से हम बाकी के मानों को ज्ञात कर रहे हैं, इसलिए इनके मानों को आप ध्यान से रखें। दूसरा, जब उत्पादन की इकाई 0 है या 0 है तो उस समय आपको एबीसी, एएफसी, एसी, एमसी के मानों को अंकित नहीं करना है, अर्थात वहां डैश डैश अंकित कर देना है। और तीसरा है जो एएफसी, एबीसी, एसी, एमसी इनके जो मान थे, जो मैंने पहले सूत्र बताए थे, उनकी सहायता से आप आसानी से ज्ञात करके टेबल में अंकित कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं हम एएफसी, एबीसी और एसी के संबंध को। इसको जैसा कि हम देखे हैं, सबसे पहले क्या करना है, आपको टेबल से एएफसी के मान लेने हैं और उसके संगत उत्पादन की मात्रा के मान लेने हैं और इन मानों को रेखा चित्र के अनुसार आपको दर्शाना है। एक्स अक्ष पर क्या लेंगे आप, उत्पादन की मात्रा, और वाई अक्ष पर क्या ले रहे हैं हम, लागतें। लागतों में कौन कौन सी, एएफसी, एबीसी और एसी। एक बार पुनः मैं आपको ध्यान दिला रहा हूं कि जब आप अक्ष बना दें तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि उन पर उत्पादन मात्रा, जैसे कि एक्स अक्ष पर है और वाई अक्ष पर है लागतें, इनका अंकन करेंगे। जब तक आप इनका अंकन नहीं कर लें तब तक आप रेखा चित्र का निर्माण करना प्रारंभ नहीं करें, वरना आप यह गलती कर सकते हैं। तो आपने एएफसी के मान ले लिए और क्यू के मान ले लिए, संगत वक्र बनाया, तो रेखा चित्र के अनुसार आपको एएफसी वक्र प्राप्त होगा। इसकी जो आकृति है, जो कि ऊपर से नीचे पहले तेजी से गिरता है, फिर एक्स अक्ष के ये समानांतर चला जाता है। ये आकृति आयताकार हाइपरबोला अति परवलय आकार की आकृति कहलाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि अति परवलय आकार की आकृति किस वक्र की होती है, एएफसी वक्र की आकृति होती है। उसके बाद आपको बनाना है एबीसी वक्र। एबीसी वक्र कैसे बनेगा, उत्पादन की मात्रा क्यू के मानों के संगत जो एबीसी के मान हैं उनको आपको रेखा चित्र में अंकित करना है और फिर उन सारे बिंदुओं को मिलाते हुए वक्र का निर्माण करना है। एबीसी वक्र की जो आकृति प्राप्त होती है वो यू आकार की प्राप्त होती है। आपको ध्यान रखना, अंग्रेजी का जो यू अक्षर होता है उसके आकार की प्राप्त होती है। उसके बाद बात करें हम एसी वक्र की। ये जो एसी वक्र है ये एएफसी और एबीसी दोनों वक्रों के ऊपर प्राप्त होगा। इसका कारण आप बता सकते हैं, कारण क्या होगा, कारण होगा क्योंकि एसी का जो मान होता है वो एएफसी और एबीसी के योग को दर्शाता है, इसलिए एसी वक्र हमेशा इन दोनों वक्रों के ऊपर प्राप्त होता है। एसी वक्र में कैसे बनाएंगे आप, एसी के मान लेंगे और इनके संगत उत्पादन की मात्रा के मानों को लेंगे और फिर जो बिंदु आएंगे आपके पास उन बिंदुओं को अंकित कर देंगे। तो आप एसी वक्र की आकृति भी देख रहे हैं, ये भी कैसे आकार की प्राप्त होती है, यू आकार की प्राप्त होती है। तो यहाँ इन तीनों वक्रों के संबंध में जो विशेष बात याद रखनी है आपको, एएफसी वक्र की आकृति कैसी होती है, अति परवलय आकार की। एबीसी वक्र की आकृति कैसी प्राप्त होती है, यू आकार की। और एसी वक्र की आकृति कैसी प्राप्त होती है, यू आकार की। और ये भी देख रहे हैं एसी वक्र एएफसी या एबीसी वक्र को आपस में कहीं भी नहीं काटेगा। क्यों नहीं काटेगा, क्योंकि इसका मान इन दोनों के योग के बराबर होता है, इसलिए ये कभी भी इनको नहीं काट सकता। इन्हीं के आधार पर आप इस रेखा चित्र की व्याख्या आसानी से कर सकते हैं। जैसे पहले देखा है, मैंने बता भी दिया, प्रारंभ में जो एएफसी का मान होता है तेजी से गिरता है और उत्पादन की 5 इकाइयों के बाद इसका मान धीमी दर से घटने लग जाता है और इसी बिंदु के पश्चात यह वक्र एक्स अक्ष के समांतर हो जाता है। ऐसी आकृति अति परवलय आकार की आकृति कहलाती है। अति परवलय शब्द गणित का शब्द है, यहाँ आपको इतना सा ही याद रखना है, इसके बारे में ज्यादा गहराई से आपको नहीं जाना। दूसरा, एबीसी का मान जो है उत्पादन की 1 इकाई से लेकर 4 इकाई तक गिरता है, 5वीं इकाई पर स्थिर रहता है और इसके बाद बढ़ने लग जाता है, जिससे जो एबीसी वक्र की आकृति प्राप्त होती है वो कैसी प्राप्त होती है, यू आकार की प्राप्त होती है। और एसी वक्र की मैंने पहले बताया था, क्योंकि वो एएफसी और एबीसी के योग को दर्शाती है, इसलिए वक्र दोनों के ऊपर प्राप्त होगा
और इसकी आकृति भी कैसी प्राप्त होगी, अंग्रेजी के यू आकार की प्राप्त होगी। आइए अब बात करते हैं औसत लागत AC और सीमांत लागत MC के संबंध के बारे में। इन दोनों के संबंध को दर्शाने के लिए हम जो अभी सारणी थी उसी सारणी की सहायता से हम AC और MC वक्रों का निर्माण करेंगे। सबसे पहले आपको MC वक्र का निर्माण करना है और MC वक्र का निर्माण कैसे करेंगे, MC के मान और उसके संगत उत्पादन की मात्रा के मान, जो कि अभी हमने टेबल बनाई थी उसी से मान हमें लेने हैं और इस वक्र का निर्माण करेंगे। तो आप इसमें देख रहे हैं कि A बिंदु से ये शुरू हो रहा है MC वक्र और फिर उत्पादन की 4 इकाइयों तक ये नीचे की ओर जा रहा है, अर्थात MC के मान यहाँ तक लगातार कम हो रहे हैं। इसके बाद इसके मान बढ़ने प्रारंभ हो जाते हैं और ये वक्र ऊपर की ओर फिर तेजी से बढ़ने लग जाता है। जब हम दूसरा वक्र बनाते हैं किसका, औसत लागत AC का और उत्पादन की मात्रा Q का, इसके लिए भी मान उसी सारणी से हमें लेने हैं और AC और Q के संबंध को दर्शाते हुए CD जो वक्र रेखा चित्र में दर्शा गया है उसी के अनुसार हमें AC वक्र प्राप्त होगा। यहाँ एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि AC और MC दोनों वक्रों की आकृति U आकार की ही प्राप्त होती है। अब बात ये आती है कि यदि पेपर में प्रश्न हमसे पूछा जाए कि AC और MC के संबंध को दर्शाइए, तो वहां आप क्या सारणी बनाएंगे, तो वहां आपको पूरी सारणी बनाने की आवश्यकता नहीं है, आपको चित्र याद रखने हैं। चित्र कैसे याद रखने हैं, समझ में आके आएंगे कि दोनों जो AC MC वक्र हैं U आकार के होते हैं, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जो MC वक्र है वो AC वक्र को एक बिंदु पर काट रहा है, जो यहाँ देख रहे हैं F बिंदु पर काट रहा है। F बिंदु कैसा बिंदु है, ये F बिंदु ऐसा बिंदु है जो AC वक्र का निम्नतम बिंदु है। इस निम्नतम बिंदु पर MC वक्र इसे काटता हुआ ऊपर की ओर चला जाता है। अब इनकी यदि विस्तार से चर्चा करें तो हम आप देखिए पहले कि जो F बिंदु है उससे पहले की स्थिति में यदि बात करें तो जो हमारा MC वक्र है वो AC वक्र के बाईं ओर होता है और F बिंदु पर आकर के क्या होता है, ये वक्र इसको काटता हुआ चला जाता है और इसके बाद भी हम देख रहे हैं जो हमारा MC वक्र है वो AC वक्र के बाईं ओर ही बना रहता है। F बिंदु से पहले की जो स्थितियां हैं उनमें AC का मान ज्यादा होता है MC से। इसके बाद में जो हमारा F बिंदु है इस पर AC बराबर MC की स्थिति आ जाती है और इसके बाद F बिंदु के बाद जैसे जैसे हम आगे जाते हैं वैसे वैसे MC का मान AC की तुलना में ज्यादा हो जाता है। इस प्रकार हमें MC और AC के 3 संबंध प्राप्त होते हैं। पहली जो स्थिति है हमारे पास उसमें क्या था, हमारे पास MC के मान AC से कम अर्थात MC लेस देन AC की स्थिति। दूसरी स्थिति में क्या था हमारे पास, F बिंदु वाली स्थिति में AC और MC के मान बराबर हो जाते हैं, AC बराबर MC। और ऐसी स्थिति में AC कैसी होती है, न्यूनतम होती है, इसीलिए MC वक्र AC वक्र को ऊपर काटता हुआ निकल जाता है। और तीसरी स्थिति जो F बिंदु के पश्चात आती है उसमें क्या है, AC बढ़ती है लेकिन MC उससे अधिक तेजी से बढ़ने लग जाती है, इसलिए MC का मान AC से अधिक हो जाता है, MC ग्रेटर देन AC। तो जब आपको AC और MC के संबंध के बारे में पूछा जाए तो आपको ये रेखा चित्र बनाना है और इन तीनों स्थितियों को स्पष्ट करना है। वहां आपको सारणी बनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब लागत अल्पकालीन लागतों के बारे में पूरा प्रश्न पूछा जा रहा है तो फिर आपको सारणी बनानी है और इन दोनों रेखा चित्रों के द्वारा इन लागतों के आपसी संबंध को भी दर्शाना है। अब अल्पकालीन लागतों के बाद चर्चा करते हैं अपन दीर्घकालीन लागतें, लॉन्ग रन कॉस्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि इन लागतों का संबंध किससे होगा, दीर्घकाल से होगा। और दीर्घकाल कैसी समय अवधि मानी जाती है, जिसमें कोई भी उत्पादन का साधन स्थिर साधन नहीं होता है, बल्कि सारे के सारे साधन कैसे होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। जब कोई साधन स्थिर साधन ही नहीं है तो लागतें स्थिर लागतें नहीं होंगी, सारी लागतें कैसी होंगी, परिवर्तनशील होंगी।
ऐसी स्थिति में जो दीर्घ काल में लागतों का अध्ययन किया जाता है वो दो प्रकार की लागतों का अध्ययन करते हैं, दीर्घकालीन औसत लागत LAC और दीर्घकालीन सीमांत लागत LMC का ही अध्ययन करते हैं। यहाँ एक विशेष बात और याद रखनी है, तो सामान्यतः प्रश्न पत्र में जो भी लागतों संबंधी संख्यात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं उनका संबंध अल्पकालीन लागतों से ही होता है। दीर्घ काल पर आधारित सामान्यतः गणितीय समस्या नहीं पूछी जाती, इसलिए सूत्र वहां पर आपको अप्लाई करने हैं। यहाँ भी यदि हम LAC और LMC को गणितीय रूप में दर्शाएंगे तो सूत्र वही काम में आएंगे जो हमारे अल्पकाल में थे, केवल अल्पकाल को हम S के द्वारा दर्शाते हैं, जैसे SMC, SAC, और उसके स्थान पर जब दीर्घकाल की बात कर रहे हैं तो किसके द्वारा दर्शाएंगे, LAC और LMC। तो LAC का जो गणितीय रूप लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, LAC = TC/Q, और LMC का क्या हो जाएगा, डेल्टा TC/डेल्टा Q। अब इन दोनों लागतों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले है दीर्घकालीन औसत लागत वक्र को दर्शाने वाला वक्र LAC वक्र। इसके बारे में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है लिफाफा वक्र। प्रश्न पूछा भी जाता है लिफाफा वक्र किसे कहते हैं, तो जो हमारा दीर्घकालीन औसत लागत वक्र है, LAC वक्र है, उसी को हम लिफाफा वक्र या एनवेलप कर्व कहते हैं। क्यों कहते हैं, जब इसके रेखा चित्र का अध्ययन करेंगे तो आप ये पाएंगे कि जितने भी अल्पकालीन औसत लागत वक्र SAC वक्र होते हैं उन सभी वक्रों को ये पूर्णतः ढक लेता है, और उसके ढकने के गुण के कारण ही इसको क्या कहते हैं, लिफाफा वक्र कहते हैं। अब LAC वक्र का निर्माण कैसे होता है, इसके लिए हमें सारणियां बनाने की आवश्यकता नहीं होती। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, विभिन्न अल्पकालीन औसत लागत वक्र SAC1, SAC2, SAC3, SAC4, SAC5 वक्र बनाते हैं, और वक्रों के ये SAC या SAC1 जितने ही वक्र हैं, इनके जो निम्नतम बिंदु होते हैं उन निम्नतम बिंदुओं को स्पर्श करते हुए एक वक्र का निर्माण करते हैं। वही वक्र हमारा क्या होता है, LAC या दीर्घकालीन औसत लागत वक्र होता है। रेखा चित्र में आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने अल्पकालीन 5 औसत लागत वक्र लिए हैं, SAC1, SAC2, SAC3, SAC4, SAC5, और इनके न्यूनतम बिंदु आप देख रहे हैं, जैसा कि रेखा चित्र में आप देख रहा है। इनके न्यूनतम बिंदुओं को मिलाते हुए जो ये वक्र मैंने बनाया है, यही वक्र क्या कहलाता है, दीर्घकालीन औसत लागत वक्र LAC वक्र कहलाता है। और आप ये भी देख रहे हैं कि यहाँ इस वक्र ने क्या किया है, जो 5 हमारे SAC वक्र थे उनको ढक लिया है। इसी ढकने के कारण इसको हम लिफाफा वक्र कहते हैं। वही एक्स अक्ष पर आपने उत्पादन मात्रा को देख लिया, और वाई अक्ष पर SAC और LAC को हम दर्शाते हैं। अब दो बात करते हैं हम LMC वक्र की। ये वक्र भी बिल्कुल अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र SMC वक्र के समान ही U आकार का ही होता है। इसके लिए अलग से बनाने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जो LMC वक्र की विशेषता है वो ये होती है कि LAC वक्र को न्यूनतम बिंदु से काटता हुआ ऊपर की ओर निकल जाता है, और यही विशेषता आपने अल्पकालीन में भी देखी थी। जो हमारा SMC या केवल SMC वक्र था वो AC वक्र के निम्नतम बिंदु पर उसको काटता हुआ ऊपर की ओर निकल रहा था। अब यहाँ पर जो LMC वक्र और LAC वक्र के साथ में एक जो महत्वपूर्ण बात है वो ये होती है कि एक फर्म या एक संयंत्र का इष्टतम आकार कैसे मापा जाए या हम इष्टतम बिंदु कैसे माने। उसके लिए एक शर्त है कि जिस बिंदु पर SAC अर्थात या हम ये कहें केवल AC, SMC या केवल MC और LAC, LMC, यहाँ थोड़ा सा आप कंफ्यूज नहीं हो, SMC या MC दोनों एक जैसी ही लिखी जाती हैं। दोनों का अर्थ केवल अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र से होता है। इसी प्रकार से SAC और केवल AC, इन दोनों का ये संबंध किससे होता है, अल्पकालीन औसत लागत से होता है। लेकिन दीर्घकाल दर्शाने के लिए इनके आगे L लगाना बहुत जरूरी होता है, LAC और LMC। तो अब फर्म का या उत्पादक का या संयंत्र का जो इष्टतम आकार होगा वो किस बिंदु पर होगा, जिस पर इन चारों लागतों का मान बराबर होगा। रेखा चित्र में आप देख रहे हैं
SMC, LMC, SAC और LAC, ये चारों एक बिंदु पर जो काट रहे हैं, उस बिंदु के अनुसार उत्पादन की मात्रा जब OQ है उस समय संयंत्र का आकार इष्टतम आकार माना जाता है और उस समय सारी लागतों का मान किसके बराबर होता है? OC के बराबर होता है। ये महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको आप याद रखें। आशा है कि पूरा चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा, किसी प्रकार के मन में आपके डाउट नहीं होगा। अब हम जो पढ़ा है उसके आधार पर इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर सकते हैं जो आपकी स्क्रीन पर दिखाए गए हैं। इन सभी प्रश्नों को आप हल करें और कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट्स बॉक्स में आकर के आप पूछ सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप शेयर करें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अवश्य इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।